नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम बुक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो आज हम इस क्लास में जो है ध्वनि या साउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और आज आपका जो साउंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए। हम आज जो है साउंड वेव्स पढ़ने वाले हैं और वेव्स पढ़ने वाले हैं। तरंग क्या होती है और जो है साउंड वेव क्या होती है, ध्वनि तरंग क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए तरंग, वेव्स, तरंगे। और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको हिंदी में भी जो है बताता चलूँगा और आपको इंग्लिश में भी बताता चलूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि तरंग क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वेव। ठीक है, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे तरंग। अब देखिए तरंग क्या है, इसको समझने के लिए आप पहले इस डायग्राम को देखिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से कोशिश करूँगा आपको समझाने की पूरी। ये कुछ डॉट्स मैंने बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कुछ डॉट्स हैं। देखिए ये डॉट्स क्या हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये डॉट्स क्या हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली आप जानते हैं, हाँ देखिए, आप जानते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं उस वातावरण में, जो वातावरण है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये वही कण है, ये मीडियम है। ये मैंने ले लिया है कि ये मीडियम है, ये माध्यम है। ये मीडियम है, कोई भी हो सकता है, एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। हम अभी मान के चल रहे हैं कि हाँ हम नॉर्मल हवा, मतलब नॉर्मल हम जो है क्या नाम है, जब बातचीत करते हैं आपस में तो जो हवा होती है और जो है स्पेस होता है हमारे बीच का, दो आदमी बात कर रहे हैं तो उनको बीच का जो स्पेस होता है, हम वो वाला माध्यम मान के चल रहे हैं, मतलब एयर मान के चल रहे हैं। मीडियम, माध्यम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीडियम जो है वो एयर है। मीडियम जो है वो आपका एयर है। ये लीजिए, हवा जो है हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ आपको मैं बताऊं कि वेव जो है वो क्या है, ये मैं समझाता हूँ आपको। ये जो कण है ये क्या है, ये अपनी जगह जो है, अपनी ही जगह, अपनी ही मतलब प्लेस पे कंपन कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, या तो ऊपर नीचे हो रहे होंगे ऐसे, या फिर जो है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। या तो जो है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, जो है मतलब लंबवत डायरेक्शन में जो है वो हो रहे हैं, ये कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। या फिर जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब क्षैतीय बोलते हैं इसे, क्षैतिज दिशा में जो है इसको वो कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सारे जो कण हैं ये सारे कंपन कर रहे हैं। तो इन कण के कंपन करने की वजह से, इन कर्णों के कंपन करने की वजह से होता क्या है कि एक एक आकृति बनती है। ठीक है, ये एक आकृति बनती है इन कर्णों के कंपन करने से। ठीक है, यहां पर भी कोई कर्ण होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस कर्ण के कंपन करने, इन कर्णों के, इन पार्टिकल्स के कंपन करने की वजह से जो आकृति बनती है उसी को तरंग बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी चीजें, है ना। जो आकृति बनती है उसी को तरंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तरंग की डेफिनेशन क्या हो गई, तरंग की डेफिनेशन हो गई किसी किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में माध्यम के, माध्यम के कर्णों के, कर्णों की
एक सेकेंड, कणों की कंपन कंपन से बनी आकृति कंपन से बनी आकृति तरंग कहलाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई इंग्लिश में। अब हिंदी में भी देख लेते हैं, वो सॉरी हिंदी में हो गई, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे जो है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन एनी मीडियम, vibration of particle in any medium form a wave like form a structure, form a figure or form a structure is called wave। यहाँ पे लिख लीजिए, सीधे लिख देता हूँ मैं, या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल बोल दीजिए, सॉरी मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं, मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, vibration of particle in a medium, form a figure or structure, form a figure or structure is called wave। ठीक है, तो हिंदी में भी बता दिया मैंने को, इंग्लिश में भी बता दिया, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि तरंग क्या होता है। ठीक है, अब तरंग का आगे बढ़ रहे हैं। तरंग का एक वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि तरंग करती है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपका आता है। क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तरंग का काम क्या होता है? तरंग क्या होती है? एनर्जी को ट्रांसमिट करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। और जो है जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, या फिर जो वाइब्रेट करते हुए जो कण हैं, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, बट एनर्जी जो है वो एक कण से दूसरे कण में, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो जो है यहां पे लिख दिए, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, या फिर ऊर्जा का मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हम। ऊर्जा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं स्थानांतरण बोलते हैं। देख लेना अगर कोई थोड़ी स्पेलिंग से, मतलब हिंदी में स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है स्थानांतरण, मतलब एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक्चुअल में वेव यही करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपके। अब अगला टॉपिक आता है वेव मोशन, तरंग जो है, तरंग की गति। तो हेडिंग डाल दो, तरंग की गति, वेव मोशन, तरंग की गति। ठीक है, वेव मोशन अगला टॉपिक है, तरंग की गति। ये एक्चुअली क्या है? तरंग की गति कुछ नहीं है, बस ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा बोलेंगे। क्या? तरंग की गति को हम एनर्जी के फॉर्म में बताते हैं कि जो है, क्या नाम है, a motion in, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, a motion in which or a distribution in which energy will be transformed from one point of medium to the another point of medium by which the particles move on a particular direction। मतलब आपका ये है कि तरंग जो है वो एक तरीके का क्या है, तरंग जो है, तरंग क्या है, माध्यम में वो एक चाल है जो माध्यम के जो कण हैं वो अपनी जगह पे गति करते रहते हैं, और जो ऊर्जा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। इसी को तरंग की गति बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए
जो है अ, जो है एक एक कण, एक कण यहाँ पे ना लिखिए, लिखिए एक माध्यम के कण से दूसरे अ, दूसरे कण पर जो ऊर्जा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हाँ, स्थानांतरण होता है, जो जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उसी को, उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन, तरंग की गति। उसी को तरंग की गति बोलते हैं, ठीक है। जो है ट्रांसफॉर्म, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कि इन अ मीडियम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट टू द अनदर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड वेव मोशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दी, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। वो क्या है? देखिए, तरंग को जो है, तरंग जो है, वेव जो है, वेव या तरंग, इसको दो भागों में जो है भाग डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। तरंग को दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स। हाँ, एक तो होती हैं आपकी जो है, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और इनको, मैकेनिकल वेव्स को बोलते हैं हिंदी में यांत्रिक तरंगे, ठीक है, यांत्रिक तरंगे। और नॉन मैकेनिकल को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, आपके दो भागों में डिवाइड करा। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये भी जो है आगे चल के डिवाइड होती हैं। तो पहले मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानते हैं। देखिए, अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जो मैं जो लिखने जा रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, जो आपका ठोस, आपका द्रव्य, आपका गैस, तीनों में जो है चलित होती हैं, तीनों में जो है ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ अब आपसे। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी तरंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जो है ट्रैवल कर सकती हैं या फिर चल सकती हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? माध्यम की आवश्यकता इन्हीं को पड़ती है। बिना माध्यम के मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, माध्यम जरूरी, ठीक है। मीडियम, मीडियम इंपॉर्टेंट है, बिना विदाउट मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे हो गई आपकी। अब आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं आपकी यूवी वेव्स, ईएमएफ वेव्स, थर्मल वेव्स, जिनमें मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट डाउन लो, जो है लिख लो, जो है ट्रैवल
विदाउट मीडियम, ठीक है। हिंदी में बोल लिखो बिना माध्यम के चल सकती हैं या प्रवाहित हो सकती हैं, अगर सही हिंदी यूज करूं तो बिना माध्यम के प्रवाहित हो सकती, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जरा इनके एग्जाम्पल नोट कर लो जो कि पूछे जाते हैं। अब ये इनके एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल है इनके, देखिए। चलिए एग्जाम्पल से पहले जो है क्या नाम है, इसको थोड़ा और जो है क्या नाम है हमें तोड़ना होगा, मैकेनिकल को और नॉन मैकेनिकल को। देखिए नॉन मैकेनिकल के तो एग्जाम्पल सीधे सीधे मैंने आपको बताया कौन कौन से। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। ईएमएफ वेव्स, ईएमएफ वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। एक्स रेज, एक्स रेज जो होती हैं, जो एक्सरे वगैरह में यूज होती हैं, ये भी एक आपका जो है नॉन मैकेनिकल वेव होती है, मतलब अयांत्रिक तरंगें होती हैं। यूवी वेव्स, यूवी वेव, यूवी रेज कर लो, यूवी वेव्स कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। थर्मल वेव्स, थर्मल थर्मल रेज, थर्मल रेज कह लो, या फिर जो है आपका मतलब जो जो जिनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे कि थर्मल वेव्स तुम्हारी जो होती हैं, जो है सोलर वेव्स, सोलर वेव्स जो है वो लिख लो, सोलर वेव्स, सोलर वेव्स या रेज लिख लो, ठीक है। ये सारी जो होती हैं ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ, जो मैकेनिकल है वो भी दो भागों में डिवाइडेड है। अब उसको उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। मैकेन जो हमने अभी मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे पढ़ ली। अब यांत्रिक तरंगे जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ, ठीक है। और एक होती हैं आपकी जो है अनुदैर्ध्य तरंगें। एक होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। ये दो आपकी तरंगें हुई। अब देखिए अनुप्रस्थ जो तरंग होती है और अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है, इसको इंग्लिश में अनुप्रस्थ तरंग को बोलते हैं आपका ट्रांसवर्सल वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। उसको बोलते हैं हम जो है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपका आता है वो यहां से पूछा जाता है। कैसे? पहले तो आप इसको देखिए कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल देखेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं, होता क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों को डिवाइड इस तरीके से करा गया है। कंपन की जो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी जो कंपन होता है, उनका जो वाइब्रेशन होता है, उसके आधार पे हमने डिवाइड करा है, उसके बेसिस पे हमने इन तरंगों को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि जो अनुप्रस्थ तरंगे, जो ट्रांसवर्सल वेव हैं, ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, जो कण होता है, जो कण होता है, कण का जो कंपन होता है, जो कण की गति होती है, वो जो जिस तरफ वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो कण की जो गति है और जिस तरफ वेव ट्रेवल कर रही है, उन दोनों की डायरेक्शन, उन दोनों की दिशा सेम होती है, ठीक है। उन दोनों की जो है दिशा सेम होती है। सॉरी, दोबारा से बोल रहा हूँ। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो ट्रांसवर्सल वेव होती हैं, उनकी कण की जो दिशा होती है और जो तरंग होती है, उनकी
तरंग और कण की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है आपस में। ठीक है। और आपका जो है क्या नाम है, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, कर्ण की दिशा, कर्ण की मतलब कंपन करने की जो दिशा होती है, और जो जिधर तरंग जो है, जो तरंग की जो दिशा होती है वो सेम होती है। ठीक है। तो अब इसको मैं देखिए आपको थोड़ा सा एक फिगर से समझाता हूँ कि ये कण है। ठीक है। ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। भाई जब ये ऊपर जाएगा, एक बार ये ऊपर आया और एक बार ये नीचे आया। ठीक है। तो ये जो कण है, जब ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा ऐसे, तो आपको मैंने बताया कण के जो कण की गति की, कण में जो कंपन होता है उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फिगर बनती है, उसको हम वेव बोलते हैं। तो यहां से एक ये वेव बनेगी। ठीक है। और ये वेव आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब आप, ये इसका एक कण है, ये एक कण है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं वेव तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब ये दिशा वेव की है, लेकिन जो वो है कण है उनकी कंपन की गति, उनके कंपन की दिशा क्या है, कंपन करने की दिशा वो है ऊपर। तो आप मुझे ये बताइए, ये कंपन करने की दिशा ऊपर है, वेव बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, तो ये लंबवत नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ऐसी तरंगे बोली जाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें कंपन, जो कर्ण के कंपन की दिशा और तरंग की तरंग की जो दिशा होती है वो आपस में जो है लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मेरे ख्याल से समझ गए। अब हम देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपन करने की दिशा, कंपन जो पार्टिकल्स कंपन कर रहे होंगे वो ऐसे कर रहे होंगे। कैसे? इस डायरेक्शन में। एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग होती है, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपने, एक ये स्प्रिंग है, अब इसको आप पकड़ के इधर से खींचेंगे, इधर से बल लगाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो हो क्या रहा है, अब जैसे आप इसको छोड़ेंगे, छोड़ने की वजह से यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा क्रिएट, जो कि इधर की तरफ चलेगा, और वाइब्रेशन भी इधर की तरफ चल रहा है, और जो तरंग जिससे उत्पन्न होगी वो भी इधर की तरफ चलेगी। तो क्या होगा, वो तरंग जो है, तरंग और जो कण है, जो आपकी वेव है, और जो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, चलने की दिशा जो है वो सेम है। तो इसलिए क्या हो गई, वो अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। तो मेरे ख्याल से समझ गया मेरी बात। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि वाटर वेव्स, वाटर हो गया, लाइट हो गया, और आपका मेनली ये दो ही याद रखिए। ठीक है, पूछा था। और ये आपका हो गया साउंड वेव। ठीक है। और हाँ, एक एग्जाम्पल और आता है इसमें, वो आता है रेडियो वेव्स का। ठीक है, रेडियो वेव्स, ये वाली जो वेव्स होती हैं ट्रांसवर्सल होती हैं, और ये जो होती हैं वो जो है लॉन्गिट्यूडल। ये साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडल वेव होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम लोगों ने जो है तरंग के बारे में, तरंग क्या होती है, तरंग का मोशन क्या होता है, मतलब वेव क्या होती है, वेव मोशन है ना, और जो है टाइप्स ऑफ वेव हमने ये पढ़ी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में तरंग में कुछ इंफॉर्मेशन छुपी होती है। जब हम किसी तरंग को देखते हैं तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन छुपी होती है, उसको जरा निकाल लेते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, फिगर देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो हेडिंग डालिए तरंग की आकृति, या फिर वेव फिगर, वेव स्ट्रक्चर या वेव फिगर, वेव स्ट्रक्चर।
तरंग आकृति। ठीक है, हेडिंग डाली आपने? ठीक, चलिए अब देखिए मैं एक तरंग बना रहा हूं। तो इसमें जो जो चीजें मैं बताते जाऊं वो चीजें नोट डाउन कर लेना। हम्म, देखिए सीधी बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगी। हम्म, देखिए ये जो है आपकी, अब एक तरंग बनाता हूं मैं। एक सेकंड। हम्म, ठीक है, ये आपकी एक तरंग है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें एक तरंग से पता चलती हैं, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तरंग की आकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उससे पता चलती हैं डायरेक्टली, सीधे सीधे। तो उस चीज़ को नोट डाउन करिए आप। जैसे कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये चीज़ जो आपको दिख रही हो, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं ए। और ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम। ठीक है, एम्पलीट्यूड है आयाम किसका? वेव का। ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, ये इस तरंग की होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये देख रहे हैं आप, ये चीज, ये सबसे उसका टॉप वाला पोर्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, या इसको बोलते हैं आपका, एक तो इंग्लिश में, तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं शीट्स। क्रस्ट या बोलेंगे सीड्स, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सीड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रथ या ट्रफ। ग्रथ या ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? तो हमें क्या क्या पता चला? हमें जो है एम्पलीट्यूड पता चल गया। एम्पलीट्यूड कितना, एम्पलीट्यूड हम देख सकते, बता सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती तो एम्पलीट्यूड बता देते हैं हम। हमें सीड्स पता चल गया, क्रस्ट पता, सीड्स माने क्रस्ट पता चल गया, गर्त माने ट्रफ, ट्रफ पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं और चीज़ों की। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ से वेव यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ा बना लेता हूँ मैं, तो जो है थोड़ा और, थोड़ा समझाने में आसानी होगी। ये आपका ठीक है, अब देखिए आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट है, मैंने अभी बताया आपको, सीड्स है, और एक ये सीड्स है, एक आपका ये सीड्स है, ये वाला। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड है जो मैंने आपको बताया। तो जो तरंग होती है उसमें एक शीर्ष से, ये वाला जो एक शीर्ष है, यहाँ से
जो दूसरा सीड से यहाँ तक, इसकी लंबाई को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे इसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग जो है आपका लैम्डा से। ये जो है आपका, ये होती है तरंग दैर्घ्य, इसको लैम्डा से बताते हैं। वेवलेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वेवलेंथ। हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने आपको तरंग दैर्घ्य बता दिया, मैंने आपको जो है क्या नाम है सीड्स, एक वेव में सीड्स क्या होता है, गर्थ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जो है मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, मतलब तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और ये दो चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने तरंग दैर्घ्य का पता कर लिया, हमने तरंग दैर्घ्य हमें पता चल गया तरंग दैर्घ्य क्या होती है। हमें जो है, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं मैं वो आपको बताना और चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, इनमें कुछ रिलेशन होते हैं। एम्पलीट्यूड हमें पता है, हमें तरंग दैर्घ्य हमने देख ली, तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं, किसके किसके बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए अगर, अब आप कुछ रिलेशन होते हैं जो है तरंग में, वो तरंग में आपका फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति में, और इस वेव स्पीड मतलब वेव की, वो वेव की गति में। तो देखिए तरंग के संबंध ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन, थोड़ा टाइम कम लगेगा, वेवलेंथ, स्पीड और एन। अब यहाँ पे मैं बताऊँ ये है क्या। देखिए यहाँ पर v जो है वो है वेव की स्पीड मतलब तरंग की गति, तरंग गति। ठीक है, और लैम्डा मैंने आपको बता दिया तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, और यहाँ पर एन क्या है, एन यहाँ पे आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। जिसको बोलेंगे आवृत्ति। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि जो वेव की गति होती है ये इक्वल टू होता है, v इक्वल टू होता है एन इंटू लैम्डा। ये यार इसको याद रखना हमेशा, ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये एक फॉर्मूला भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन भी है। ठीक है, तो मैं रेड इसको मार्क कर रहा हूँ, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। जो है तरंग दैर्घ्य, तरंग की गति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। उस संबंध को कैसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, ये आपको जो है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है क्या, कि आपको तरंग दैर्घ्य दे देगा और आपको जो है आपको आवृत्ति दे देगा और आपको स्पीड बतानी होगी। ठीक है, अब देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्स किलो हर्ट्स में नापी जाती है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, हर्ट्स से किलो हर्ट्स। वेवलेंथ होती है ये एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। ठीक है, इसका साइन ये होता है। और आपका स्पीड तो फिर सिंपल सी बात है, आपकी स्पीड के लिए तो आपको मैंने बता ही रखा है, जो है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर किलोमीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब, ये इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए कुछ, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक तो हमने सिंपल बात करी थी
जो है आपको बताऊं वेव्स की एक्चुअल में। अब हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की। ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना कुछ, ये तो आपने बेसिक प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लिए, अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हेडिंग डाल लो जो है ध्वनि तरंगे। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाएंगी, उसको जो है नोट डाउन करते जाइए। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, क्या ऑडिबल जो है ऑडिबल वेव्स, या फिर जो जिन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक है। तो ऑडिबल वेव्स या जिन्हें हम सुन सकते हैं, तो इनकी क्वेश्चन आपसे क्या आता है, इनकी सीधे सीधे फ्रिक्वेंसी पूछता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, तो इसको लिख लीजिए। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति मैंने बताया आपको हर्ट्ज में नापी जाती है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 20। इसको नोट डाउन कर लो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो है इसकी जो ऑडिबल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। अब इसको नोट डाउन कर लेना यार, तो तुम जो है गलत करके नहीं आओगे, वरना आप लोग जो है गलत करके आओगे, कुछ का कुछ मार्क कर दोगे। दूसरा है सुपरसोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आपने देखी होंगी, जो कई जगह यूज होती हैं, जैसे कि कैंसर के ट्यूमर में, और जो है हमारे जो सबमरीन चलती है तो उसमें सोनार लगी होती है, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे दूसरी जो वेव है वो कौन सी है, वो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को पराबैंगनी तरंगे बोलते हैं। ठीक है। इसकी होती है मोर देन, जो है आपका मोर देन जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होंगी, जो फ्रिक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी होगी, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब पराबैंगनी तरंगों की होगी। ठीक है। अब जो है आपका एक वेव होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्स रेज। ये वेव का नाम है एक्स रेज। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है आपका जो है, ये होती है 10⁻18 टू 10⁻16 तक। ठीक है। 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18। ठीक है। और एक होता है विजिबल रेडिएशन, मतलब जो हमें जो लाइटें दिखाई दे जाती हैं, जो लाइट कह लीजिए या फिर रेडिएशन कह लीजिए, जो हम ऑप्टिकली देख सकते हैं, उनके रेडिएशन, उनकी बात बाद में करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के यूवी रेज मैंने आपको बता दिया, जो है एक्स रेज, ये तीन रेजो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो है, हम ध्वनि तरंग के, हम मैंने तरंगों की आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, अब हम ध्वनि तरंग की बात करते हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगों में क्या होता है कि आपको मैं बताऊं, ध्वनि तरंगों में कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो हेडिंग डालो ध्वनि तरंगे।
साउंड वेव्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो कि सीधे क्वेश्चन आता है वो आता है कि दाब, ताप, नमी के कारण ध्वनि तरंगों पे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग ये तो हो गई आपकी ध्वनि तरंगें। अब यहाँ पर जो है एक हेडिंग डालो, दाब, ताप और एक बोलता है नमी। नमी, नमी से ध्वनि तरंगों पर होने वाले प्रभाव। ठीक है, जो है इंग्लिश में बोलेंगे इसको टेम्प, जो है आपका प्रेशर, आपका टेम्परेचर और जो है ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से जो है इफेक्ट क्या पड़ते हैं साउंड वेव्स पे। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। इसकी वजह से साउंड वेव्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस पूरे आज के क्लास में, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि अब हम पहले बात कर लेते हैं ताप की, मतलब टेम्परेचर की। ताप, टेम्परेचर। ठीक है, ताप, ताप से क्या होता है कि ताप से आपको, सॉरी, हाँ, सबसे पहले यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है, ताप के बढ़ने और घटने से साउंड की जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाता है। तो आप सीधे सीधे पहले तो रिलेशन लिख लो कि जो ध्वनि की तरंग की जो चाल है उसमें और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, वो है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ नोट डाउन कर लो, क्या कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से 0.61 आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो आपकी क्या होता है, बढ़ जाती है। नैरो बना दिया है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ताप घटेगा तो स्पीड घट जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है ध्वनि की, टेम्परेचर के घटने से स्पीड घट जाती है ध्वनि की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आता है। ठीक है, तो जो है ताप बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, मतलब तरंग की चाल जो है, तरंग का मोशन, वेव का मोशन जो है बढ़ जाता है। अब दूसरा, दाब, प्रेशर, नो चेंज। जो है आपका प्रेशर से कोई चेंज नहीं होता। अगर टेम्परेचर और जो है आपका सेम है, और अगर हम जो है प्रेशर को वेरी करते हैं, यहाँ पर लिख लो एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम है और अगर हम दाब को चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गया मेरी बात। आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरा इफेक्ट है नमी का, ह्यूमिडिटी का। अब यार ये वाला जो इफेक्ट है ना, मेरे ख्याल से आप मेरे से अच्छी तरीके से आप बता दोगे कैसे। आपने देखा होगा जब सर्दियां पड़ती हैं तो स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो घर तक सुनाई दे देता है।
ये एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब, और वहीं जब गर्मियाँ होती हैं तब नहीं सुनाई देता। सर्दियों में आप देखोगे जब सुबह सुबह 4-5 बजे के टाइम पे जो स्टेशन पे जो है ट्रेन आ रही होगी, या फिर जो अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर इस पे ये वाली ट्रेन आ रही है, तो वो आपको घर तक सुनाई दे देगा उसकी आवाज़। उसके पीछे रीज़न क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो शुष्क हवा होती है, मतलब जो ड्राई एयर होती है, उसमें जो है एयर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी साउंड है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, यही जो मॉइस्ट एयर होती है, जो नमी वाली हवा होती है, जिसमें नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और डेंसिटी के कम होने की वजह से होता क्या है कि हमारी जो स्पीड जो स्पीड होती है वेव की, तरंग की गति जो होती है वो कम हो जाती है। समझ में आ गया? अब बस इसको आप लिख देता हूँ मैं आपको। जो है पहले तो होगा शुष्क, ठीक है, दूसरा होगा जो है इसको बोलेंगे नमी। हाँ, नमी कह लीजिए या फिर कह लीजिए मॉइस्ट। मॉइस्ट को हिंदी में देख लीजिएगा, मतलब मॉइस्ट, और इसको बोलते हैं ड्राई। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बस ये और है, और फिर इसके बाद कुछ चीज़ें और पढ़नी है, बस ख़त्म हो जाएगा आपका। जैसे कि क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये डालिए कि इसकी जो घनत्व होता है, मतलब डेंसिटी, वो ज़्यादा होती है, और जो घनत्व होता है वो सीधे प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। वेव की वेलोसिटी, वेव की जो साउंड का जो वेव होता है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है उससे। तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मॉइस्ट उसमें क्या होता है, घनत्व कम होता है। मॉइस्ट एयर जो होती है, घनत्व कम, ठीक है। तो जब घनत्व कम होगा तो क्या होगा भाई, स्पीड कम होगी। तब पूछ लेता है कि शुष्क हवा में और जो है जो नमी वाली हवा होती है वैसी दूसरे टाइप की, मॉइस्ट ड्राई एयर में और मॉइस्ट एयर में किसमें जो है तरंग की गति या फिर साउंड की गति ज़्यादा होगी। तो आप लिख दोगे शुष्क में। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा सीधे। घनत्व कम तो वेलोसिटी कम, क्योंकि घनत्व कम है। ठीक है, सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे वही है, घनत्व की भी कम है तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। कि बोल देगा कि ये जरा बताइए कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर किस में ज़्यादा साउंड की या ध्वनि तरंग ज़्यादा होगी। तब आपको पता होना चाहिए कि ड्राई एयर होती है उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, तो घनत्व के ज़्यादा होने की वजह से स्पीड जो है जो बढ़ जाती है। मॉइस्ट बढ़ की जाती है क्योंकि देखिए डेंस है, तो उसमें कण जो है वो नज़दीक होंगे और ज़्यादा होंगे, और जब कण नज़दीक होंगे ज़्यादा होंगे जिसमें, तो सिंपल सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। और जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें घनत्व कम है, मतलब जो कण है जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास नहीं है, वो दूर दूर है और कम है, तो कम होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर पेपर अच्छा आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, वो ये है कि आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, साउंड की जो ध्वनि की जो तरंग है, तो ध्वनि की जो चाल है वो हवा में, एयर में और वॉट आयरन में, ये तीन कभी कभार पूछ ली आती हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन नंबर 1 एयर 332, ठीक है। वाटर, ये एज इट इज पूछ लिया जाता है 1493।
और आयरन 5130। अब इससे आपने एक चीज़ देखी, इससे एक चीज़ पता चली कि ठोस में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, उसके बाद वाटर में और एयर में सबसे कम। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ठोस, द्रव्य और जो है आपका हवा, इनमें सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड, ध्वनि की चाल किस में होगी? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि जो है ठोस में। समझ गए आप मेरी बात? इसको नोट डाउन करना। और या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ध्वनि की चाल वाटर में क्या होती है, तो ऐसे सीधे सीधे याद कर लो। कुल मिला के तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है जो है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड की, साउंड वेव्स की, मतलब गुण, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साउंड वेव्स में भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है। नहीं, ये सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और आएगा फिर खत्म। साउंड वेव्स के हम गुण पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लो जो है ध्वनि तरंगों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स। ठीक है, तो हम ये आज, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवाई जा रही जिसमें आपको लगे कि इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे सीधे उस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं आती है कि हाँ क्या होता है इसमें, मतलब उसका जो फिनोमिना है, मतलब प्रिंसिपल है कि कैसे वो चीज़ें होती है, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी साउंड वेव्स में होती है, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है, ध्वनि तरंगों में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुण ध्वनि तरंगों में नहीं होता। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बताओगे, नहीं पढ़ा होगा तो खेल जाओगे। तो वो प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ, इधर इंग्लिश, इधर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चलूंगा। पहला जो है, पहला क्या है आपका? परावर्तन। जिसको बोलते हैं हम, पहले इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ फिर इंग्लिश में। दूसरा, चलिए इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका जो है लाइट में तो होता ही है भाई, जब हम आगे लाइट वेव, लाइट पढ़ेंगे, लेकिन आपका साउंड में भी होता है। दूसरा अपवर्तन, जो है अपवर्तन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी वो है ध्वनि में कंपन। आप देख रहे हैं ध्वनि में कंपन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, चौथा व्यतिकरण। जिसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस, सॉरी इसको इंटरफेरेंस। ठीक है,
पांचवा हो गया आपका व्यतिकरण, विवर्तन, सॉरी, विवर्तन। और विवर्तन को क्या बोलते हैं, एक सेकंड, विवर्तन का यार, व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस, हाँ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो है, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो हो गई। ये प्रॉपर्टीज आपकी जो है, मतलब ये प्रॉपर्टी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रॉपर्टीज कौन सी पूछी आती हैं जिससे आप कंफ्यूज होते हो, और इस चीज़ को मानना चाहे मत मानना, लेकिन ये चीज़ आती ही आती है, क्या, ये वाली प्रॉपर्टी। उसके पीछे रीज़न क्या है, एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी आपकी, ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने ग्रीन से टिक मारी है, ये आपकी लाइट में भी होती है, तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है रिफ्लेक्शन तो यार लाइट में होता है, साउंड में थोड़ी ना होता है, अपवर्तन या रिफ्लेक्शन तो यार लाइट में होता है, साउंड में थोड़ी ना होता है। यही सेम चीज़ है, व्यतिकरण जो है वो तो लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। विवर्तन भी बोलेगा, लड़का सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि विवर्तन तो, जिसने मतलब नहीं पढ़ा है, कभी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कभी, और नहीं पढ़ा तो अभी वो इतना अच्छी तरीके से उसको याद नहीं है, तब उसको कन्फ्यूजन होता है कि विवर्तन तो यार लाइट में होता है, साउंड में थोड़ा होता है, वो गलत मार्क करके आएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, जो बोलना उसको ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि में नहीं होता, या फिर निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि में होता है। तो ये 5 जो गुण है, 5 जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके साउंड वेव में होते ही होते हैं। तो समझ में आ गई चीजें। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आज के, वो है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका साउंड खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। और बहुत अच्छा, ये एक चीज़ है जो कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब डेली लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस करते हो। एक्सपीरियंस कैसे करते हो, जैसे कि देखिए, ये आपका, मैं आपको थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में समझा देता हूँ। ये आपके घर है, मतलब सॉरी, ये आपके घर के, ये देखिए रोड है, ठीक है। आपका घर जो है मान लीजिए ये आपका घर है, ये मतलब रोड है, और आपका घर बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका घर बना हुआ है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर क्या है, घर जो बना हुआ है यहाँ पर आप बैठे हुए हैं इसके अंदर, ये थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ा दूर इन द सेंस ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब रोड से लगा हुआ घर है आपका, जैसे कहते हैं कि हाँ साइड की जमीन, रोड की ज़मीन है, तो रोड से लगा हुआ घर है ये आपका, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक एम्बुलेंस ट्रेवल कर रही है, ये एक एम्बुलेंस है, ये जो एम्बुलेंस है ये ट्रेवल कर रही है इस साइड में, ठीक है। प्लस का साइन है इस पे बना हुआ, ये एम्बुलेंस इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। ये एम्बुलेंस इधर ट्रेवल कर रही है, तो इसका सायरन होगा भाई, सिंपल सी बात है। अब वो सायरन जो है, ये जो ये सायरन लगा हुआ, सायरन बहुत तेज से जो है चिल्ला, मतलब सायरन से आवाज़ आ रही है बहुत तेज से, आपका सायरन है यहाँ पर, यहाँ से जो है तरंगे निकल रही हैं, साउंड वेव निकल रही है, और इस तरफ जा रही है। तो आप अभी यहाँ पर हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो घर में आप जो है
ये आप बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या कि जब ये आपके घर के पास से गुजरी, तो आप जब आपके घर के जब ये यहाँ से गुजरी तो क्या हुआ, आपको बहुत तेज साउंड सुना हुई, क्योंकि आपको लगा कि हाँ एम्बुलेंस जा रही है। अब धीमे धीमे ट्रैवल करी, अब ये एम्बुलेंस पहुंच गई यहाँ पर। यही एम्बुलेंस जो है पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, ये एम्बुलेंस यहाँ पहुंच गई, इधर की ये एम्बुलेंस इधर पहुंच गई। अब सायरन तो अब भी बज रहा होगा, तो अब ये इसका सायरन है यहाँ पे। लेकिन जो अब जो है ध्वनि सुनाई देगी आपको, क्या वो उसी आवृत्ति की उतनी तेज होगी आपके कानों में जो यहाँ पर सुनाई दे रही थी? मुझे आप ये चीज़ बताइए। ये जो ध्वनि की जो ध्वनि आ रही है आपके कानों में आगे पड़ रही है सायरन की, वो जो साउंड वेव्स होंगी, जो वो आपको थोड़ी कम सुनाई देगी एज कंपेरिजन टू पिछली वाली पोजीशन से। ये आपके घर के पास थी, ये आपके घर के, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पोजीशन का नाम डाल देता हूँ। ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है। तो जो P2 पोजीशन है वहां पर वो दूर है आपके घर से, तो ध्वनि की साउंड कम हो जाएगी, और ये P1 पोजीशन है, ये पास है आपके, तो ध्वनि की साउंड बढ़ जाएगी। डॉपलर इफेक्ट यही है, जो एक्चुअली आप क्या है, ऑब्जर्वर हैं, और ये है सोर्स। तो क्या होता है, जो जो ध्वनि जो वेव होती है उसकी जो साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी में जो कम और इंटेंसिटी कम और ज़्यादा होती है, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें डॉपलर इफेक्ट में क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन सीधा सीधा एक आता है कि आपको कभी कभार फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले को उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला जो होता है, डॉपलर इफेक्ट आपने समझ लिया। फॉर्मूला होता है एन डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, और जो है वी एस इंटू एन। ठीक है, अब देखिए, समझिए यहाँ पर ये v प्लस माइनस क्या है। देखिए यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पेज बढ़ा लेता हूँ, एक सेकेंड। ओह, इधर देखिए जरा इस पोर्शन में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो v है वो ध्वनि की गति है, या साउंड की स्पीड है। v नॉट जो है, ये v नॉट क्या है, v नॉट जो है ऑब्जर्वर, मतलब आप जो सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, तो वहां तक जो स्पीड पहुंच रही है, वहां तक जो आ रही है ध्वनि, उसकी स्पीड है ये। सॉरी, वी नॉट क्या है, ये है आपकी जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब आप जो बैठे हैं, तो एक ध्वनि की तरंग आ रही होगी, वो आप तक पहुंच रही होगी, तो जो वो स्पीड है, ये वी तो हो गई एक्चुअल स्पीड, जो ध्वनि की तरंग होती है 332 मीटर पर सेकंड। वी नॉट क्या है, क्योंकि आप दूर होंगे, पास होंगे, तो साउंड की वेव्स जो आपके पास आ रही होंगी, वो है, तो मतलब श्रोता बोलेंगे इसको, श्रोता ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये हो गया एक सुनने वाले की चाल, सुनने वाले की स्पीड जो है, ध्वनि की तरंग, ध्वनि की स्पीड। और अब होता है वी एस क्या है, जो सोर्स निकाल रहा है, सोर्स स्पीड, सोर्स वेलोसिटी। सोर्स वेलोसिटी मतलब एम्बुलेंस जो वो निकाल रही है, ध्वनि जो निकाल रही है, तो वो जो ध्वनि किस स्पीड से आ रही है, किस स्पीड से चल रही है, तो वो है सोर्स वेलोसिटी। ठीक है, और आपका एन हो गया यहाँ पर, जो है यहाँ पर एन हो गई आपकी आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और एन डैश जो कि हम निकालते हैं वो होती है आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर जो है उसको हिंदी में बोलेंगे एपरेंट को, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर वो फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जो आप तक जब जो ये ऑब्जर्वर की जो साउंड आ रही है, ऑब्जर्वर जो है, जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर की है, साउंड की जो ध्वनि की जो चाल जो ऑब्जर्वर तक आ रही है, तो उसकी क्या आवृत्ति होगी, तो यहाँ पे लिख दो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो इसमें कभी कभार पूछ लेता है कि वी एस क्या होता है, इसमें एन एस क्या होता है, तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका साउंड जो है, तरंग तरंग आपकी खत्म हो चुकी है, इससे बाहर तरंग में कुछ नहीं आएगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, प्रॉपर्टीज़। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है भाई, तो ध्यान से जो है इस चीज़ को कर लेना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, तो इससे नोट्स बनाइए ढंग से यार, पढ़ लीजिए। एनटीपीसी में इसी से क्वेश्चन बनने हैं। अब मेरी ये वीडियोस देखने के बाद अब फिर एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करना, जाके एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ है, सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और बड़े आराम से उसको कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और जल्दी ज्योग्राफी और हिस्ट्री और प्राचीन इतिहास की वीडियो कल डाली गई थी, तो जल्दी जल्दी आपको चीज़ें जो है सारी करा दी जाएंगी। धन्यवाद।